वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ, जहां तुम हो वहां मैं भी हूँ। राजनीतिक संकट के मगरमच्छ ने तृणमूल कांग्रेस का पैर ऐसा पकड़ा है कि दीदी का पूरा कुनबा बिखरने की कगार पर है। पश्चिम बंगाल की राजनीति को देखते हैं तो बचपन की एक कहानी आंखों के सामने घूमने लगती है। वो कहानी आपको याद ही होगी, जहां अपनी ताकत के नशे में चूर एक विशाल हाथी मगरमच्छों से भरे तालाब के किनारे पहुंचता है। उसे लगता है कि उसकी अपनी ताकत और उसके पीछे खड़ी हाथियों की विशाल फौज के आगे किसी की मजाल जो उसे छू भी सके। लेकिन तभी पानी की गहराइयों से एक मगरमच्छ निकलता है और हाथी का पैर दबोच लेता है। हाथी पूरा जोर लगाता है, उसके साथी भी खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन पानी के भीतर मगरमच्छ की ताकत के आगे सब बेअसर साबित होता है। धीरे धीरे पानी हाथी के सिर के ऊपर पहुंचने लगता है और उसकी हार तय देखकर एक एक करके उसके सारे साथी उसका साथ छोड़ देते हैं। अंत में वो विशाल हाथी उस गहरे पानी में बिल्कुल अकेला रह जाता है। वही तो हुआ है, पहले 58 विधायकों की बगावत, फिर दशकों से ममता बनर्जी की परछाई बनकर चलने वाली काकोली घोष दस्तीदार और संसद के भीतर बाहर तृणमूल की बुलंद आवाज रहने वाले कल्याण बनर्जी जैसे कद्दावर नाम भी धीरे धीरे दीदी के इस डूबते जहाज से किनारा करने लगे हैं। ये वो नेता थे जो कभी ममता बनर्जी के लिए किसी भी मोर्चे पर मरने मराने को तैयार रहते थे, लेकिन कहानी का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला ट्विस्ट आना अभी बाकी था। एक ऐसा नाम सामने आया जिसने कोलकाता से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों को स्तब्ध कर दिया। सयोनी घोष। सयोनी घोष तृणमूल कांग्रेस का युवा चेहरा है, जिनकी लोकप्रियता ममता बनर्जी के बाद पूरे देश में सबसे ज्यादा मानी जाती है, जो कहती थी कि मैं चड्ढा नहीं घोष हूँ। आज उन्हीं सयोनी घोष के दस्तखत वाली एक चिट्ठी मीडिया में वायरल है। इस चिट्ठी में सयोनी के अलावा 18 सांसदों के नाम है। कद्दावर नेता, सेलिब्रिटी, वफादार पुराने साथी, दूसरे पार्टी से आए अवसरवादी, इस लेटर में सबके सिग्नेचर हैं। शत्रुघ्न सिन्हा की तरह अभी तक किसी ने इस चिट्ठी के फर्जी होने का दावा नहीं किया है और ना ही किसी ने अपने सिग्नेचर को फर्जी बताया है। इसीलिए ये चिट्ठी सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि उस बगावत की आधिकारिक गवाही है जो ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद किले के भीतर लग चुकी है। बगावत की वजहों को एनालाइज करेंगे, लेकिन पहले सयोनी घोष के बारे में बात करते हैं। सयोनी ने सिर्फ 17 साल की उम्र में एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था। साल 2010 में आई टेलीफिल्म इच्छा दाना से उन्होंने बंगाली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपनी शुरुआत की। इसके बाद बड़े पर्दे पर उनकी पहली फिल्म आई नो टू बोर नॉट आउट। इसके बाद शोत्रू, कनामाची, अंतराल, राजकहिनी और अपराजितो जैसी कई सुपरहिट बंगाली फिल्मों में काम करके उन्होंने टॉलीवुड में अपनी एक मजबूत पहचान बनाई। इतना ही नहीं, एक्टिंग के साथ साथ वो एक बेहतरीन सिंगर भी हैं और उन्होंने कोलकाता फुटबॉल लीग की को होस्टिंग भी की थी। लेकिन साल 2021 में उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया, जब उन्हें खुद ममता बनर्जी ने कॉल किया। सयोनी ने टीएमसी का दामन थाम लिया। 2021 के पश्चिम बंगाल चुनाव में टीएमसी ने उन्हें आसनसोल से मैदान में भी उतार दिया, लेकिन वो बीजेपी की अग्निमित्रा पॉल से चुनाव हार गई। मगर सयोनी के अंदर जो सबसे बड़ी खूबी थी वो थी उनकी पॉलिटिकल चपलता और क्राउड पुलर इमेज। रैलियों में उनकी दीवानी होने वाली भीड़ को देखकर खुद ममता बनर्जी ने उन्हें तराशना शुरू किया। फिल्मों से आई सयोनी को लेकर भी लोगों के मन में ठीक वैसे ही डाउट्स थे जैसे अक्सर होते हैं। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस को दिए अपने एक इंटरव्यू में सयोनी ने कहा था दैट हर एंट्री इनटू पॉलिटिक्स वाज नॉट जस्ट अ फ्लूक। उन्होंने बताया कि बहुत से लोग सोचते हैं कि जो एक्टर राजनीति में आते हैं वो लोगों की सेवा करने को लेकर गंभीर नहीं होते। मैं इस गलतफहमी को गलत साबित करने के लिए आई हूँ। सयोनी धीरे धीरे ममता बनर्जी के रंग में रंगने लगी। सफेद साड़ी और हवाई चप्पल पहने वो हूबहू दीदी की तरह सादगी और जमीन से जुड़े रहने का संदेश देने लगी। जनता को उनमें ममता बनर्जी की छवि दिखने लगी थी और सयोनी को भी इस तुलना से कोई खास ऐतराज नहीं था। ये तो बात हुई सयोनी की। उनके बारे में और जानकारी लेने के लिए आप हमारे चैनल पर स्पॉटलाइट का एपिसोड देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल ये है कि टीएमसी का ये हाल हुआ क्यों? इसके पीछे दो बड़े रीजंस हैं, दोनों को बारी बारी समझते हैं। पहली वजह है अवसरवाद।
भारतीय राजनीति में दल बदल कोई नई चीज नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल लंबे समय तक इससे काफी हद तक बचा रहा था। लेफ्ट के 34 साल के शासन के दौरान राजनीतिक निष्ठा अपेक्षाकृत स्थिर मानी जाती थी। नेता पार्टी बदलने से पहले कई बार सोचते थे और विचारधारा की अहमियत भी ज्यादा थी। लेकिन 2011 में ममता बनर्जी के सत्ता में आने के बाद तस्वीर बदलने लगी। टीएमसी ने कांग्रेस, सीपीएम, फॉरवर्ड ब्लॉक और दूसरे दलों के स्थानीय नेताओं, पार्षदों और विधायकों को बड़े पैमाने पर अपने साथ जोड़ना शुरू किया। संदेश साफ था, जो सत्ता के साथ है उसका राजनीतिक भविष्य सुरक्षित है। धीरे धीरे बंगाल की राजनीति में ये सोच मजबूत होती गई कि विचारधारा से ज्यादा इंपॉर्टेंस सत्ता की है। फ्रंटलाइन ने टीएमसी के इस क्राइसिस पर एक आर्टिकल छापा, कैन दीदी स्टॉप द तृणमूल एक्सोडस। इसके मुताबिक टीएमसी का विस्तार सिर्फ अपने कैडर और संगठन के दम पर नहीं हुआ था। पार्टी ने दूसरे दलों से आए प्रभावशाली नेताओं को जगह देकर तेजी से अपना नेटवर्क बढ़ाया। इससे चुनावी फायदा तो हुआ, लेकिन साथ ही एक ऐसी पॉलिटिकल कल्चर को बढ़ावा मिला जिसमें अवसरवाद निष्ठा से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। जब तक टीएमसी सत्ता में थी, ये मॉडल काम करता रहा, लेकिन जैसे ही सत्ता चली गई, वही नेता नए विकल्प तलाशने लगे। यानी जो लोग सत्ता देखकर पार्टी में आए थे, वे सत्ता जाते ही दूसरी दिशा में देखने लगे। दूसरी वजह फुटबॉल क्लब थ्योरी। 1998 में जब ममता बनर्जी ने कांग्रेस छोड़कर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस बनाई थी, तब कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने तंज कसते हुए कहा था कि ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं, बल्कि बंगाल का एक और फुटबॉल क्लब है। उस वक्त इसे एक राजनीतिक मजाक माना गया था। किसी पॉलिटिकल पार्टी और फुटबॉल क्लब में एक बुनियादी फर्क होता है। एक राजनीतिक पार्टी आमतौर पर विचारधारा और संगठन के नियमों पर चलती है। नेतृत्व बदल जाए तब भी पार्टी बनी रहती है, क्योंकि उसकी पहचान किसी एक व्यक्ति से बड़ी होती है। लेकिन फुटबॉल क्लब का मॉडल अलग होता है। वहाँ समर्थक किसी विचारधारा से नहीं, बल्कि टीम और उसके स्टार खिलाड़ी से जुड़ते हैं। जब तक टीम जीतती रहती है, सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन जैसे ही हार का दौर शुरू होता है, अंदर की दरारें दिखने लगती हैं। राजनीतिक जानकारों का तर्क है कि टीएमसी भी काफी हद तक इसी मॉडल पर विकसित हुई। पार्टी की सबसे बड़ी पहचान उसकी विचारधारा नहीं, बल्कि ममता बनर्जी का व्यक्तित्व बन गया। लोगों ने टीएमसी को उसके संगठन के कारण नहीं, बल्कि ममता के संघर्ष, लोकप्रियता और करिश्मे के कारण स्वीकार किया। टीएमसी की शुरुआत किसी बड़े वैचारिक आंदोलन के तौर पर नहीं हुई थी। ये मुख्य रूप से कांग्रेस नेतृत्व से ममता बनर्जी की नाराजगी और वाम मोर्चे के खिलाफ उनकी राजनीतिक लड़ाई का परिणाम थी। ममता ने खुद को बंगाल की जनता और वाम शासन के बीच संघर्ष की आवाज के रूप में पेश किया। नंदीग्राम और सिंगूर के आंदोलनों ने उनकी लोकप्रियता को नई ऊंचाइयां दी। धीरे धीरे पार्टी का पूरा ढांचा उनके नेतृत्व के आसपास खड़ा हो गया। इस मॉडल का फायदा भी था, फैसले जल्दी लिए जा सकते थे। पार्टी के पास एक स्पष्ट चेहरा था, कार्यकर्ताओं को पता था कि नेतृत्व किसके हाथ में है। लेकिन इसका नुकसान भी हुआ। पार्टी के भीतर मजबूत संस्थाएं विकसित नहीं हो सकी। दूसरे स्तर का नेतृत्व सीमित रहा। अधिकांश निर्णय शीर्ष नेतृत्व पर निर्भर होते गए। यानी संगठन धीरे धीरे व्यक्ति केंद्रित होता गया। अब जब नेतृत्व सत्ता से बाहर हुआ तो बगावत का बिगुल फूट गया। बहरहाल आज के लिए इतना ही। देखते रहिए जिंदाबाद।